नमस्ते और स्वागत है। आज हम निवेश की दुनिया के एक ऐसे सच को समझने जा रहे हैं जो अक्सर हमारी आंखों के सामने ही छिपा होता है। हम सब बेहतरीन रिटर्न कमाना चाहते हैं, बाजार को हराना चाहते हैं, लेकिन क्या हो अगर जीतने का सबसे पक्का तरीका जीतने की कोशिश छोड़ देना हो? ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत गणित और तर्क है। अक्सर हम मानते हैं कि ज्यादा मेहनत, ज्यादा रिसर्च और ज्यादा एक्शन से बेहतर नतीजे मिलेंगे। लेकिन निवेश की दुनिया में, जैसा कि हम आज देखेंगे, सादगी और निष्क्रियता ही सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। हमारे हाथ लगी है जॉन सी बोगल की किताब द लिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। बोगल, जिन्हें इंडेक्स फंड का जनक कहा जाता है, एक बहुत ही मजबूत दावा करते हैं। वो कहते हैं कि पूरे स्टॉक मार्केट को खरीदकर उसे लंबे समय तक रखना एक विजेता का खेल है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों उनकी नज़र में मार्केट को मात देने की कोशिश ज्यादातर लोगों के लिए एक हारने वाला खेल बन जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं किताब की एक मजेदार कहानी से। एक गॉट्रा क्रॉक्स नाम का परिवार है, और मान लीजिए कि ये परिवार इतना अमीर है कि अमेरिका की हर एक कंपनी में उसकी हिस्सेदारी है। तो देश की सारी कंपनियों का जो भी मुनाफा है, जो भी डिविडेंड है, वो 100% इसी परिवार को मिलता है। हाँ, और इस स्थिति में वे सब मिलकर एक विनर्स गेम खेल रहे हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि कौन सी कंपनी बेहतर कर रही है या कौन सी खराब। वो बस पूरे अमेरिकी बिजनेस की ग्रोथ में हिस्सेदार हैं और उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई फीस नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। कुछ हेल्पर्स यानी ब्रोकर्स और फंड मैनेजर्स आते हैं। वो परिवार के कुछ लोगों के कान में कहते हैं, आप अपने भाई बहनों से ज्यादा स्मार्ट हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं ताकि आप उनसे ज्यादा कमा सकें। बस आपको अपने कुछ शेयर बेचने होंगे और दूसरे खरीदने होंगे। और यहीं से खेल बदलना शुरू होता है। जैसे ही परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ खरीद बिक्री शुरू करते हैं, ये हेल्पर्स अपनी फीस और कमीशन चार्ज करने लगते हैं। अब जो 100% रिटर्न पूरे परिवार को मिल रहा था, उसमें से एक हिस्सा इन बिचौलियों की जेब में जाने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब परिवार एक यूनिट के तौर पर 100% से कम कमा रहा है। उनका पैसा उन्हीं के बीच घूम रहा है, लेकिन हर बार घूमने पर उसका एक छोटा हिस्सा बाहर चला जाता है। यही बोगल का सबसे बुनियादी तर्क है, जिसे वो विनम्र अंक गणित के अथक नियम कहते हैं। इसे ऐसे समझें, लागत घटाने से पहले स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम है। यानी अगर मैं कोई शेयर खरीदती हूँ और आप बेचती हैं, तो मेरा फायदा आपका नुकसान है और आपका फायदा मेरा नुकसान। हम दोनों मिलकर बाजार से ज्यादा नहीं कमा सकते। लेकिन जैसे ही हम इसमें असली दुनिया के खर्चे जोड़ते हैं, जैसे ब्रोकरेज, मैनेजमेंट फीस, ये तुरंत एक लूजर्स गेम बन जाता है। अब सारे निवेशक मिलकर बाजार से कम कमाते हैं। फायदा सिर्फ एक ही पक्ष को होता है, बिचौलियों को। जैसे कैसीनो में हमेशा हाउस जीतता है, वैसे ही निवेश की दुनिया में फाइनेंशियल सिस्टम हमेशा जीतता है। ये एक गणितीय सच है, कोई थ्योरी नहीं है। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है कि हम सब मिलकर एक हारने वाला खेल खेल रहे हैं। तो फिर बाजार में असल में पैसा बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ कंपनियों के चलने से बनता है या कुछ और भी है? बहुत अच्छा सवाल है। किताब इसे दो हिस्सों में तोड़ती है। स्टॉक मार्केट का रिटर्न दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला है इन्वेस्टमेंट रिटर्न। ये बिजनेस की असली हकीकत है, यानी कंपनियां कितना डिविडेंड देती हैं और उनकी कमाई कितनी बढ़ती है। और दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा है स्पेक्युलेटिव रिटर्न। ये बाजार की भावनाएं हैं, यानी निवेशक उसी ₹1 की कमाई के लिए आज कितना पैसा देने को तैयार है और कल कितना देने को तैयार होंगे। इसे हम पीई मल्टीपल के उतार चढ़ाव में देखते हैं। तो एक है बिजनेस की असलियत और दूसरी है बाजार की अटकलें। किताब में एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा है। 1900 से लेकर 2005 तक, यानी 106 सालों में अमेरिकी स्टॉक मार्केट ने औसतन 9.6% का सालाना रिटर्न दिया। हाँ, और मजे की बात यह है कि इस 9.6% में से 9.5% रिटर्न सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिटर्न से आया था। मतलब 4.5% डिविडेंड से और 4.5% कंपनियों की कमाई की ग्रोथ से। एक मिनट, इसका मतलब 106 साल के लंबे दौर में स्पेकुलेशन यानी बाजार के उतार चढ़ाव का कुल योगदान सिर्फ 0.1% था। ये तो विश्वसनीय लगता है। बिल्कुल। और यहीं पर महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम की वो मशहूर कहावत याद आती है, शॉर्ट रन में स्टॉक मार्केट एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग रन में यह एक वेइंग मशीन है।
वोटिंग मशीन मतलब पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट? आज कौन सा स्टॉक खबरों में है, किस पर सब दांव लगा रहे हैं? सही कहा। और वेइंग मशीन का मतलब है वजन, यानी कंपनी असल में कितना मुनाफा कमा रही है, उसकी असली कीमत क्या है। थोड़े समय के लिए डर और लालच हावी हो सकते हैं, लेकिन 10, 20, 50 साल में सिर्फ बिजनेस की असली मजबूती ही मायने रखती है। इसीलिए वोगल कहते हैं कि अटकलें लगाना छोड़ो और बिजनेस में हिस्सेदार बनो। ठीक है, अगर बिजनेस में हिस्सेदार बनना ही असली खेल है, तो गॉट्रॉक्स परिवार वाली कहानी पर वापस आते हैं। उनके हेल्पर्स असल में कितना नुकसान कर रहे थे? मेरा मतलब, हमारी असली दुनिया में ये लागतें कितनी होती हैं? जो हर निवेशक को पूछना चाहिए। किताब एक ऐसा उदाहरण देती है जो किसी की भी नींद उड़ा सकता है। मान दीजिए बाजार अगले 50 साल तक 8% सालाना रिटर्न देता है। अगर कोई 10,000 रुपए का निवेश करता है तो कंपाउंडिंग की वजह से वो रकम बढ़कर 4,69,000 रुपए हो जाएगी। ये तो शानदार है, ये तो कंपाउंडिंग का जादू है। हाँ, लेकिन अब इस जादू पर लागत की तानाशाही देखते हैं। अगर वही 10,000 रुपए एक औसत एक्टिव म्यूचुअल फंड में लगाए जाते हैं, जिसकी लागत मान लीजिए 2.5% सालाना है, तो निवेशक का नेट रिटर्न सिर्फ 5.5% रह जाता है। ओके, तो अब वो 10,000 रुपए कितने बनेंगे? 50 साल बाद वो रकम सिर्फ 1,45,400 रुपए बनेगी। क्या इसका मतलब है कि 4,69,000 रुपए की संभावित कमाई में से लगभग 3,24,000 रुपए, मतलब करीब करीब 70% हिस्सा सिर्फ फीस और खर्चों में चला गया है? ये कैसे हो सकता है? इसी को बोगल कंपाउंडिंग की तानाशाही कहते हैं। जहां कंपाउंडिंग रिटर्न आपका सबसे अच्छा दोस्त है, वहीं कंपाउंडिंग कॉस्ट आपका सबसे बड़ा दुश्मन। और ये 2.5% की लागत सिर्फ मैनेजमेंट फीस नहीं है, इसमें कई छिपी हुई लागतें भी हैं। जैसे कि 2.5% तो बहुत ज्यादा लगता है। क्या ये मैनेजर की एक्सपर्ट राय की कीमत नहीं है? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन इसमें और भी खर्चे हैं। मान लीजिए फंड की मैनेजमेंट फीस 1.5% है। इसके अलावा एक और बड़ी लागत है पोर्टफोलियो टर्नओवर। जब फंड मैनेजर बार बार शेयर खरीदते और बेचते हैं, तो हर बार ब्रोकरेज और दूसरे खर्चे होते हैं। अगर किसी फंड का टर्नओवर 100% है, तो ये लागत आसानी से 1% तक हो सकती है। तो 1.5% और 1% हो गई ना 2.5%। और ये सारा पैसा निवेशक की जेब से जाता है, चाहे फंड फायदा करे या नुकसान। ये तो एक तरह का धोखा है। लेकिन किताब एक और बड़े भ्रम की बात करती है, जिसे वो द ग्रैंड इल्यूजन कहती है। वो ये कि फंड जो रिटर्न दिखाता है, जरूरी नहीं कि निवेशक को भी वही मिले। अब ये कैसे हो सकता है? अगर मेरे फंड स्टेटमेंट में 10% रिटर्न लिखा है, तो मुझे 10% ही मिलना चाहिए ना? नहीं, यहीं पर ज्यादातर निवेशक मात खा जाते हैं। इसे समझने के लिए टाइम वेटेड और डॉलर वेटेड रिटर्न का फर्क समझना होगा। फंड का टाइम वेटेड रिटर्न जो वो रिपोर्ट करता है, वो ये बताता है कि अगर आपने शुरू में 1,00,000 रुपए लगाकर 10 साल के लिए छोड़ दिए होते तो क्या होता। ठीक है, ये तो सीधा साधा लगता है। लेकिन असल रिटर्न डॉलर वेटेड होता है। ये हर किसी की अपनी कहानी है, कब और कितना पैसा डाला और निकाला। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब कोई फंड बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, अखबारों में उसकी तारीफ होती है, तो वो लालच में आकर उसमें और पैसा डालते हैं, मतलब महंगा खरीदते हैं। और जब वही फंड खराब प्रदर्शन करता है तो वो डर कर अपना पैसा निकाल लेते हैं, मतलब सस्ता बेचते हैं। यानी हम इंसान होने की कीमत चुकाते हैं, लालच और डर में, गलत समय पर गलत फैसले लेकर। बिल्कुल। किताब के आंकड़े बताते हैं कि 1980 से 2005 के बीच औसत इक्विटी फंड ने 10% का टाइम वेटेड रिटर्न दिया, लेकिन औसत निवेशक का डॉलर वेटेड रिटर्न सिर्फ 7.3% था। ये जो 2.7% का सालाना अंतर है, ये सिर्फ खराब टाइमिंग की कीमत है। और इस पर एक और परत है, टैक्स। एक्टिव फंड्स में ज्यादा खरीद बिक्री से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, जिन पर ज्यादा टैक्स लगता है। तो लागत, खराब टाइमिंग और फिर टैक्स, ये तीनों मिलकर रिटर्न को खत्म कर देते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि ज्यादातर फंड और निवेशक बाजार को नहीं हरा पाते, लेकिन मैं स्मार्ट हूं। मैं रिसर्च करके वो एक विजेता फंड क्यों नहीं चुन सकता जो बाजार को हमेशा हरा दे, वो सुई जो घास के ढेर में छिपी है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक ख्याल है। हर किसी को लगता है कि वो औसत से बेहतर है, लेकिन आंकड़े एक अलग ही कहानी कहते हैं। बोगल बताते हैं कि 1970 में अमेरिका में 355 इक्विटी फंड्स थे।
2005 तक यानी 35 साल बाद उनमें से 223 फंड तो बंद ही हो चुके थे। वो या तो खत्म हो गए या किसी दूसरे फंड में मिल गए, अक्सर खराब प्रदर्शन की वजह से। वाह, यानी 2/3 फंड तो रेस में ही नहीं बचे। और जो बचे उनमें से भी सिर्फ मुट्ठी भर ही लगातार बाजार को हरा पाए। यहाँ पर एक और शक्तिशाली सिद्धांत काम करता है, रिवर्शन टू द मीन, यानी जो आज का सिकंदर है वो कल औसत पर वापस आ जाता है। इसका मतलब जो फंड आज टॉप पर है जरूरी नहीं कि वो कल भी टॉप पर रहेगा। बिल्कुल, बल्कि संभावना यही है कि वो नहीं रहेगा। अक्सर होता ये है कि एक फंड किसी खास रणनीति की वजह से कुछ साल बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, उसका नाम होता है, उसमें बहुत सारा पैसा आने लगता है। निवेशक पिछले प्रदर्शन को देखकर पैसा लगाते हैं और वो ठीक वही समय होता है जब उस फंड का प्रदर्शन औसत की तरफ वापस लौटना शुरू होता है। तो अगर सुई खोजना लगभग नामुमकिन है और अगर हम कोशिश करते भी हैं तो गलत समय पर गलत सुई चुन लेते हैं, तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर बोगल का सबसे क्रांतिकारी और सरल आइडिया सामने आता है। सुई खोजने की कोशिश करने के बजाय पूरा घास का ढेरी खरीद लो। पूरा घास का ढेर खरीद लो, मतलब पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट खरीद लो। बिल्कुल, और ये करने का सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे कुशल तरीका है एक लो कॉस्ट टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। इसमें आप कोई अनुमान नहीं लगा रहे हैं, आप ये दाव नहीं लगा रहे कि कौन सा सेक्टर या कौन सा मैनेजर बेहतर करेगा। आप बस देश के पूरे बिजनेस जगत में एक छोटे से हिस्सेदार बन रहे हैं और उसकी लंबी अवधि की ग्रोथ का फायदा उठा रहे हैं, वो भी लगभग शून्य लागत पर। और ऐसा करके गणितीय रूप से ये तय हो जाता है कि आप औसत एक्टिव निवेशक से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ये तय है, क्योंकि जैसा हमने शुरू में बात की थी, सभी निवेशकों का कुल रिटर्न बाजार के रिटर्न से लागत घटाने के बाद कम ही होगा। अगर आप एक इंडेक्स फंड में निवेश करके अपनी लागत को लगभग शून्य कर लेते हैं, तो आपको लगभग पूरा मार्केट रिटर्न मिलता है। और ये मार्केट रिटर्न परिभाषा के अनुसार औसत निवेशक के रिटर्न से हमेशा ज्यादा होगा। ये जीतने का सबसे सरल और पक्का तरीका है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि निवेश में सफलता का राज जटिल रणनीतियों या सीक्रेट टिप्स में नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही बोरिंग और बुनियादी सिद्धांतों में छिपा है। हाँ, और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि निवेश में जीतने का सबसे अच्छा तरीका बाजार को हराने की कोशिश करना नहीं, बल्कि बाजार का हिस्सा बन जाना है। पहली बात तो ये साफ है कि खर्चों पर काबू रखना सबसे जरूरी है। लागतें रिटर्न की सबसे बड़ी दुश्मन है। दूसरा, हमें अटकलें लगाने की बजाय बिजनेस में हिस्सेदार बनना चाहिए। बाजार का रोज का शोर अस्थायी है, लेकिन बिजनेस की असली कीमत स्थायी है। में सुई खोजने से बेहतर है कि पूरा घास का ढेर ही खरीद लिया जाए। बिल्कुल, ये सब सुनने में बहुत सीधा और सरल लगता है। और अंत में एक विचार के साथ छोड़कर जाती हूँ, वित्तीय उद्योग का हित निवेशक के हित के साथ हमेशा मेल नहीं खाता। उद्योग की कमाई एक्टिविटी, जटिलता और फीस से होती है, जबकि एक निवेशक की दौलत निष्क्रियता, सादगी और कम लागत से बनती है। तो सवाल ये है, एक निवेशक उस सिस्टम को कैसे नेविगेट करे जो उसके खिलाफ खेलने के लिए डिजाइन किया गया है? इस पर सोचिएगा जरूर। जॉन सी बोगल की द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग पर हमारी बातचीत के दूसरे और अंतिम हिस्से में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने समझा था कि क्यों ज्यादातर एक्टिव फंड्स बाजार को बीट नहीं कर पाते और क्यों ऐसा करने की कोशिश एक बहुत महंगा सौदा साबित होती है। आज हमारा मिशन है बोगल की इस फिलॉसफी को एक ठोस, एक एक्शनेबल प्लान में बदलना। हम 3 मुख्य सवालों पर गौर करेंगे। निवेश में इन खर्चों की, कॉस्ट्स की असलियत क्या है? जीतने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल क्यों है? और आज के दौर के वो कौन से नए निवेश के जाल हैं जिनसे हमें बचना है? चलिए इसकी परतें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम धारणा से। ज्यादातर निवेशक मानते हैं कि एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर उन्हें ऐसे फंड्स चुनकर दे सकता है जो बाजार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, है ना? आखिर हम उनकी एक्सपर्टीज के लिए तो फीस देते हैं ना? इस पर बोगल का क्या सोचना है? देखिए, बोगल इस धारणा पर इस गहरा शक करते हैं। हाँ, और उनके पास इसे साबित करने के लिए डेटा भी है। अच्छा। वो कहते हैं कि समस्या एडवाइजर की नीयत में नहीं है, बल्कि सिस्टम में है। सिस्टम में मतलब ज्यादातर एडवाइजर्स को उन फंड्स को बेचने के लिए ज्यादा कमीशन मिलता है जिनकी फीस पहले से ही ज्यादा होती है। ओह अच्छा, तो ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बिल्कुल। हाँ। तो नतीजा ये होता है कि निवेशक के पास अक्सर वो फंड्स पहुंचते हैं जो महंगे होते हैं। हाँ। और इसी वजह से उनका रिटर्न भी
बाजार से कम रह जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हाँ। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक स्टडी की थी। हाँ। उन्होंने 1996 से 2002 के बीच के डेटा को देखा। हाँ। और जो पाया वो हैरान करने वाला था। हैरान करने वाला था। सिर्फ ब्रोकर द्वारा बेचे गए महंगे फंड्स में निवेश करने की वजह से निवेशकों को हर साल हाँ, हर साल 900 लगभग 900 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा था। 900 करोड़ डॉलर्स। और ये पैसा कहीं गायब नहीं हुआ, ये निवेशकों की जेब से निकलकर सीधा इंडस्ट्री की जेब में चला गया। यहाँ फैसिनेटिंग बात यह है कि असल जीत सही फंड चुनने में नहीं है, बल्कि ऊंचे खर्चों के इस हारने वाले खेल, इस लूजर्स गेम से बचने में है। लेकिन एक सवाल उठता है, कई लोग कहेंगे कि एक बेहतरीन मैनेजर के लिए ज्यादा फीस देना जायज है। जैसे हम एक अच्छे सर्जन या वकील के लिए ज्यादा पैसे देते हैं, तो एक शानदार फंड मैनेजर के लिए क्यों नहीं? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर निवेशक फंसते हैं। समस्या ये है कि फाइनेंस में पास्ट परफॉर्मेंस भविष्य की गारंटी नहीं होता। सही बात है। जो मैनेजर आज स्टार है, जरूरी नहीं कि वो अगले 5 साल भी स्टार रहेगा। लेकिन एक चीज है जो हमेशा तय रहती है। वो क्या है? फंड का खर्च, कॉस्ट्स। यहीं बोगल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। वो कहते हैं कि भविष्य का प्रदर्शन देखने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें मायने रखती हैं, एक्सपेंस रेशियो और टर्नओवर कॉस्ट। लेती है। लेकिन ये टर्नओवर कॉस्ट क्या है? ये अक्सर छिपा रहता है। आपने सही कहा, ये एक छिपा हुआ दुश्मन है। जब कोई एक्टिव मैनेजर मार्केट को बीट करने के लिए बार-बार शेयर खरीदता बेचता है, तो हर सौदे पर ब्रोकरेज, टैक्सेस और दूसरे खर्च लगते हैं। अच्छा। ये खर्च आपको सीधे तौर पर फंड की फैक्ट शीट में नहीं दिखता, लेकिन ये आपके रिटर्न को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता रहता है। इसलिए बोगल साफ कहते हैं कि अगर आप भविष्य में अच्छा परफॉर्म करने वाले फंड्स को पहचानने के लिए सिर्फ एक फैक्टर पर भरोसा कर सकते हैं, तो वो फंड की कुल लागत होनी चाहिए। आपकी बात से मुझे उनकी वो मशहूर लाइन याद आ रही है, द मोर द मैनेजर्स टेक, द लेस द इन्वेस्टर्स मेक। एग्जैक्टली। मैनेजर जितना ज्यादा लेंगे, निवेशक उतना ही कम कमाएंगे। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। ये सीधा है, और ये सिर्फ गणित है। देखिए, बोगल की किताब में कमाल का विश्लेषण है। उन्होंने फंड्स को उनकी लागत के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटा। और नतीजा क्या था? सबसे कम खर्च वाले फंड्स ने सालाना औसतन 11.77% का रिटर्न दिया। ठीक है। और सबसे महंगे फंड्स ने सिर्फ 9.0। ओह, ये तो लगभग 2.7% का फर्क है। हाँ, और ये 2.7% का फर्क सुनने में शायद कम लगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की दुनिया में ये जमीन आसमान का अंतर है। मान लीजिए आपने 20 साल के लिए 10 लाख रुपए का निवेश किया। 11.7% की दर से वो लगभग 88 लाख रुपए बन जाएंगे। और 9.0% की दर से वो सिर्फ 56 लाख रुपए बनेंगे। बाप रे, 32 लाख का फर्क। हाँ, और ये 32 लाख का फर्क सीधा मैनेजर और ब्रोकर की जेब में गया, निवेशक की नहीं। ये तो चौंकाने वाला है। तो अगर ज्यादातर मैनेजर बाजार को हरा नहीं पाते और उनकी फीस हमारे रिटर्न को खा जाती है, तो एक आम निवेशक करे क्या? इस हारने वाले खेल से बचने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और यहीं पर बोगल का समाधान इतना सरल और इतना शक्तिशाली लगता है। उनका एक मशहूर उदाहरण है, डोंट लुक फॉर द नीडल बाय द हेस्टैक। घास के ढेर में सुई मत ढूंढो, पूरा घास का ढेर ही खरीद लो। इसका क्या मतलब हुआ घास का ढेर खरीदने का? इसका मतलब है कि अलग-अलग स्टॉक्स या फंड्स में से विजेता को ढूंढने की मुश्किल और महंगी कोशिश करने के बजाय एक ही बार में पूरे स्टॉक मार्केट को खरीद लो। पूरे मार्केट को? ऐसे? भारतीय संदर्भ में इसका मतलब होगा निफ्टी 50 या निफ्टी 500 जैसे एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड में निवेश करना। यही तो सादगी की खूबसूरती है। आपको किसी मैनेजर की कुशलता या किस्मत पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अच्छा। आपको बाजार का पूरा रिटर्न मिलता है, जिसमें से बस मामूली सा लगभग ना के बराबर खर्च कटता है। और नतीजा ये होता है कि आप लंबे समय में ज्यादातर महंगे एक्टिव फंड्स और उनके निवेशकों को आसानी से पीछे छोड़ देते हैं। ये तर्क स्टॉक्स के लिए तो समझ आता है, लेकिन बॉन्ड्स के बारे में क्या? अक्सर लोग सोचते हैं कि बॉन्ड मार्केट ज्यादा जटिल है और वहां एक कुशल मैनेजर की जरूरत पड़ती है। क्या ये फिलॉसफी वहां भी लागू होती है? हाँ, बल्कि बॉन्ड्स के मामले में ये और भी ज्यादा सच है। और भी ज्यादा? देखिए, बॉन्ड फंड्स और मनी मार्केट फंड्स का रिटर्न लगभग पूरी तरह से ब्याज दरों यानी इंटरेस्ट रेट्स पर निर्भर करता है। और इसे कोई मैनेजर कंट्रोल नहीं कर सकता? सही बात है। एक मैनेजर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? या तो वो बॉन्ड्स की मैच्योरिटी अवधि के साथ छेड़छाड़ करेगा, या फिर कम क्रेडिट क्वालिटी वाले बॉन्ड्स खरीदेगा।
दोनों ही रणनीतियां जोखिम को बढ़ाती हैं। तो बॉन्ड मार्केट में भी खर्ची सबसे जरूरी है। बिल्कुल, वहां रिटर्न वैसे भी स्टॉक से कम होता है, तो 1% का एक्सपेंस रेशियो भी बहुत भारी पड़ता है। एक लो कॉस्ट बॉन्ड इंडेक्स फंड ही सबसे तार्किक और सुरक्षित विकल्प है। ये सब सुनने में बहुत सीधा और लॉजिकल लगता है, लेकिन आजकल बाजार में कई नए और स्मार्ट प्रोडक्ट्स आ गए हैं। फंड कंपनियां कहती हैं कि वो इंडेक्सिंग के फायदे भी देती हैं और मार्केट को बीट करने का वादा भी, जैसे स्मार्ट बीटा या फंडामेंटल इंडेक्सिंग। बोगल इन्हें एक जाल क्यों कहते हैं? बोगल इसे न्यू पैराडाइम यानी नए जमाने का जाल कहते हैं। उनके अनुसार फंडामेंटल इंडेक्सिंग जैसी रणनीतियां जो स्टॉक्स को मार्केट कैप के बजाय डिविडेंड या कमाई जैसे फैक्टर्स पर वेट करती हैं, वो असल में एक्टिव मैनेजमेंट का ही एक नया फैंसी रूप है। फैंसी रूप? हाँ, ये रणनीतियां हमेशा बैक टेस्टेड डेटा पर शानदार दिखती हैं। बैक टेस्टेड डेटा मतलब ये कि फंड बनाने वाले पहले देखते हैं कि पिछले 10-20 सालों में कौन से फैक्टर्स जैसे वैल्यू, मोमेंटम वगैरह ने अच्छा काम किया है, और फिर उसी के आधार पर एक इंडेक्स बना देते हैं। अच्छा, तो जाहिर है जब आप अतीत के विजेताओं के आधार पर रणनीति बनाएंगे तो कागज पर तो वो शानदार दिखेंगी ही। एग्जैक्टली। लेकिन भविष्य हमेशा अतीत जैसा नहीं होता है। वोगल हमें एक सैन्य रणनीतिकार कार्ल वॉन क्लॉज़ेविट्ज़ की बात याद दिलाते हैं। वो कहते थे, एक अच्छे प्लान का सबसे बड़ा दुश्मन एक परफेक्ट प्लान का सपना होता है। वाह, क्या बात है। क्लासिक इंडेक्स फंड एक अच्छा प्लान है जो काम करता है। हमें किसी काल्पनिक परफेक्ट प्लान के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये दिलचस्प है, क्योंकि इंडेक्सिंग के नाम पर ही एक और प्रोडक्ट बहुत लोकप्रिय हो गया है, ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ऊपरी तौर पर तो ये इंडेक्स फंड जैसे ही लगते हैं, कम खर्चीले भी होते हैं। तो फिर वोगल को इनसे क्या परेशानी है? आपकी बात सही है, ऊपरी तौर पर कोई परेशानी नहीं है। समस्या फंड में नहीं है, तो फिर उसके इस्तेमाल के तरीके में। ETFs इंडेक्स फंड्स ही होते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। आप उन्हें किसी स्टॉक की तरह दिन भर मिनट पर खरीद बेच सकते हैं। अच्छा। इसीलिए बोगल्स उन्हें भेड़ की खाल में भेड़िया कहते हैं। उनका मकसद था निवेशकों को खरीदने और भूल जाने, यानी बाय एंड होल्ड की आदत डलवाना, जबकि ETF ट्रेडिंग वो बढ़ावा देते हैं। लेकिन अगर कोई निवेशक ETF खरीद कर बस उसे होल्ड करे, तब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सैद्धांतिक रूप से नहीं, लेकिन इंसानी स्वभाव ऐसा करने नहीं देता। डेटा दिखाता है कि मशहूर ETF जैसे S&P 500, जो S&P 500 को ट्रैक करता है, उसमें टर्नओवर रेट हजारों प्रतिशत तक होता है। हजारों प्रतिशत? हाँ, इसका मतलब है कि लोग उनमें लंबी अवधि के लिए निवेश नहीं, बल्कि सट्टेबाजी, स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, और ये लगातार खरीदना बेचना पासिव इन्वेस्टिंग के सारे फायदे खत्म कर देता है। मतलब कम लागत, टैक्स एफिशिएंसी, भावनाओं पर काबू, ये सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल, आप वापस उसी हारने वाले खेल में पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम घूम फिर कर उसी बुनियादी फिलॉसफी पर आ रहे हैं। लेकिन ये सवाल मन में आता है कि क्या ये सिर्फ बोगल का ही एक नीच विचार है, या निवेश की दुनिया के दूसरे दिग्गज भी इससे सहमत हैं? जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक बेंजामिन ग्राहम, वो इसके बारे में क्या सोचते? ये सबसे दिलचस्प बात है। ग्राहम ने खुद इन सिद्धांतों का समर्थन किया था। उन्होंने अपनी महान किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में ज्यादातर निवेशकों के लिए एक सादे, डाइवर्सिफाइड, डिफेंसिव पोर्टफोलियो की वकालत की थी। अच्छा। और 1976 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ-साफ कहा था कि ज्यादातर निवेशकों के लिए एक अनमैनेज्ड S&P 500 जैसा पोर्टफोलियो सबसे अच्छा है। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं। हाँ, वॉरेन बफेट, जो खुद ग्राहम के शिष्य हैं और दुनिया के सबसे सफल एक्टिव इन्वेस्टर हैं, वो लगातार कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए लो कॉस्ट S&P 500 इंडेक्स फंड ही सबसे सही विकल्प है। तो सब कुछ घूम फिरकर बोगल के हम्बल एरिथमेटिक यानी साधारण गणित के नियमों पर आ जाता है। ग्रॉस रिटर्न माइनस कॉस्ट्स इक्वल्स नेट रिटर्न। प्रिसाइजली, बाजार का कुल रिटर्न, उसमें से निवेश की लागत घटाइए तो आपको अपना असल रिटर्न मिलता है। ये इतना सरल गणित है कि लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ ज्यादा जटिल होना चाहिए। हाँ, ये होता है। बोगल कहते हैं कि एक निवेशक के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, खर्चे यानी एक्सपेंसेस और भावनाएं यानी इमोशंस। इंडेक्स फंड इन दोनों से बचाता है। खर्चे न्यूनतम होते हैं, ये तय है, और क्योंकि आप पूरा बाजार खरीदकर बस बैठ जाते हैं, तो रोज रोज के उतार चढ़ाव और किसी खास फंड या स्टॉक के अच्छा या बुरा करने की भावनाओं से भी बच जाते हैं। तो अंत में इस पूरी किताब का निचोड़
एक आम भारतीय रिटेल निवेशक के लिए एक ठोस एक्शन प्लान के रूप में क्या है? क्या करना चाहिए? बोगल एक सीरियस मनी अकाउंट बनाने की सलाह देते हैं। ये वो पैसा है जिसे आप अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की शिक्षा के लिए अलग रखते हैं। और इस पैसे के साथ जुआ नहीं खेलना है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक सरल पोर्टफोलियो बनाएं। स्टॉक के हिस्से के लिए एक लो कॉस्ट निफ्टी 50 या निफ्टी 500 इंडेक्स फंड चुनें। और बॉन्ड्स के लिए? बॉन्ड्स के हिस्से के लिए एक लो कॉस्ट बॉन्ड इंडेक्स फंड चुनें। फिर अपनी उम्र और जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर एसेट एलोकेशन तय करें। मतलब कितना प्रतिशत स्टॉक्स में और कितना बॉन्ड्स में? हाँ, एक आम नियम है कि बॉन्ड्स में अपनी उम्र के बराबर प्रतिशत रखें। तो अगर कोई 30 साल का है तो 30% बॉन्ड्स में और 70% स्टॉक्स में रख सकता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। और सबसे जरूरी कदम क्या होगा? सबसे जरूरी कदम है स्टे द कोर्स। रास्ते पर बने रहें। हाँ, बाजार गिरेगा ये तय है, बाजार बहुत तेजी से भागेगा ये भी तय है। आपको इन दोनों ही सूरतों में घबराकर बेचना नहीं है और लालच में आकर बहुत ज्यादा खरीदना नहीं है। बस अनुशासित तरीके से, चाहे एसआईपी के जरिए हो या नियमित निवेश के जरिए, अपना पैसा लगाते रहें और उसे बढ़ने का समय दें। तो आज की हमारी चर्चा का सार यही है, निवेश में खर्च ही लगभग सब कुछ है। सादगी हमेशा जटिलता पर जीतती है और नए फैंसी प्रोडक्ट्स या बार बार ट्रेडिंग के लालच से बचें। सरल गणित और अनुशासन यही लंबे समय में संपत्ति बनाने का सबसे पक्का और आजमाया हुआ रास्ता है। हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। बोगल का पूरा दर्शन बाजार के औसत रिटर्न को विनम्रता से स्वीकार करने पर बना है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई औसत से बेहतर होने का जश्न मनाता है, चाहे वो स्कूल के नंबर हों या करियर की तरक्की। ऐसे में कोई व्यक्ति बेहतर रिटर्न का पीछा करने की इस स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति से हटकर औसत होने के ज्ञान को कैसे अपना सकता है? क्या कभी ये ख्याल आया है कि आपके म्यूचुअल फंड्स में शायद कोई ऐसी छुपी हुई लीक है जो धीरे धीरे आपके लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों रुपए खत्म कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इन्वेस्टर को पता ही होना चाहिए, क्योंकि दांव पर आपकी मेहनत की कमाई लगी है। तो सवाल ये है कि ये पैसा, ये वेल्थ आखिर जा कहाँ रही है? इस पहले हिस्से में हम उसी अदृश्य दुश्मन को सामने लाएंगे जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में सेंध लगा रहा है। अच्छा, स्टॉक मार्केट असल में काम कैसे करता है? बोगल इसे एक बड़ी ही सिंपल और मजेदार कहानी से समझाते हैं। सोचिए, एक परिवार है गोट्रॉक्स नाम का, जिसके पास देश की सभी कंपनियों के 100% शेयर्स हैं। तो उन्हें देश की तरक्की का पूरा 100% फायदा मिलता है। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है कुछ हेल्पर्स की, यानी ब्रोकर्स, फंड मैनेजर्स, जो बेहतर रिटर्न का वादा करते हैं और बदले में अपनी मोटी फीस लेते हैं। नतीजा, परिवार का हिस्सा लगातार कम होता जाता है। सच तो यह है कि ये छोटी सी कहानी ही पूरे मार्केट की असलियत है। और इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो वॉरेन बफे के इस एक वाक्य में है। वो कहते हैं, कुल मिलाकर सभी निवेशकों के लिए जैसे जैसे खरीद फरोख्त बढ़ती है, रिटर्न्स घटते जाते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, जितनी ज्यादा एक्टिविटी उतनी ज्यादा फीस और उतना ही कम मुनाफा आपकी जेब में। और यहीं से इन्वेस्टिंग के दो बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं। पहला है एक्टिव इन्वेस्टिंग, जिसे बोगल मैनेजर का गेम कहते हैं, और दूसरा है पैसिव इन्वेस्टिंग, जिसे वो कहते हैं इन्वेस्टर का गेम। चलिए इनके बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, एक्टिव फंड में मैनेजर लगातार स्टॉक्स खरीद बेचकर मार्केट को हराने की कोशिश करता है, और इसका नतीजा क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्टिविटी, बहुत ज्यादा कॉस्ट्स और ज्यादा टैक्स। दूसरी तरफ है इंडेक्स फंड। ये मार्केट को हराने की नहीं, बल्कि मार्केट को ही खरीदने की कोशिश करता है। ये बस मार्केट की टॉप कंपनियों में पैसा लगाकर शांति से बैठ जाता है। नतीजा, लगभग जीरो एक्टिविटी, बेहद कम कॉस्ट्स, और ये टैक्स के नजरिए से भी काफी बेहतर है। अब बात करते हैं उस असली विलेन की, जो आपकी वेल्थ को दीमक की तरह खा जाता है, कॉस्ट्स, यानी लागत। बोगल इसे कॉस्ट्स का अत्याचार कहते हैं। ये साधारण गणित का वो क्रूर नियम है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन एक एक्टिव फंड की कुल सालाना कॉस्ट, जिसमें एक्सपेंस रेशियो और खरीदने बेचने के खर्चे जैसी सभी फीस शामिल हैं, आसानी से 2.5% तक पहुंच सकती है। अब सुनने में ये नंबर काफी छोटा लग सकता है, पर 20-30 साल में ये आपके पोर्टफोलियो पर एक पहाड़ जैसा बोझ बन जाता है। इसका असर कितना भयानक हो सकता है, जरा ये चार्ट देखिए। 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 25 साल में एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में 76 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाता है। वहीं एक औसत एक्टिव फंड में
ये सिर्फ 40 लाख का प्रॉफिट बनता है, पूरे 36 लाख रुपए का फर्क। सोचिए ये पैसा आपका था जो मैनेजर्स की फीस में चला गया। तो याद रखने वाली बात यह है कि छोटी लगने वाली फीस भी लंबे समय में आपके मुनाफे को लगभग आधा कर सकती है। जॉन बोगल इसी बात को क्या खूब कहते हैं, हम इन्वेस्टर्स को ठीक वही मिलता है जिसके लिए हम पैसे नहीं देते। इसलिए अगर हम कुछ नहीं देते तो हमें सब कुछ मिलता है। मतलब बिल्कुल साफ है, जितनी कम फीस उतना ज्यादा रिटर्न आपकी जेब में। लेकिन कई लोग सोचते हैं, अरे मैं तो सबसे बेस्ट एक स्टार फंड मैनेजर को चुनूंगा। पर सच कहूं तो ये इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा मिथक है। आइए इस मिथक को तोड़ते हैं कि क्यों कल का विजेता लगभग हमेशा आने वाले कल का हारने वाला साबित होता है। इसकी वजह है एक बेहद शक्तिशाली नियम जिसे कहते हैं रिवर्जन टू द मीन। इसका सीधा सा मतलब है कि हर चीज आखिरकार अपने औसत, अपने एवरेज पर वापस लौटाती है। कोई भी फंड या मैनेजर हमेशा के लिए असाधारण परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। जो आज टॉप पर है, कल उसका नीचे आना लगभग तय है। जरा ये नंबर्स देखिए, इन पर विश्वास करना मुश्किल है। जो फंड एक साल नंबर 1 पर था, वो अगले ही साल फिसलकर 100वें नंबर पर आ गया। जो दूसरे पर था, वो सीधा 383वें पर पहुंच गया। ये डेटा चीख चीख कर एक ही बात कह रहा है, पिछले साल के विनर के पीछे भागना एक हारा हुआ खेल है। तो अगर ज्यादातर फंड्स बेकार हैं और स्टार मैनेजर्स को चुनना भी नामुमकिन है, तो एक आम निवेशक करे तो क्या करे? अच्छी खबर यह है कि इसका एक अचूक और बेहद सरल समाधान मौजूद है। और वो समाधान इस एक लाइन में छिपा है, सुई खोजने की कोशिश मत करो, घास का पूरा ढेर ही खरीद लो। इसका मतलब ये है कि एक विनिंग स्टॉक या फंड, यानी वो सुई खोजना तो किस्मत का खेल है, तो क्यों ना पूरे मार्केट यानी उस घास के ढेर को ही खरीद लिया जाए। तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? ये रहा आपका 3 स्टेप का फूल प्रूफ प्लान। पहला, एक कम खर्च वाला निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चुनें। दूसरा, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इसमें लगातार लंबे समय तक निवेश करते रहें। और तीसरा और सबसे जरूरी, इसे हमेशा के लिए होल्ड करें। जैसा बोगल कहते हैं, कुछ मत करो, बस वहीं खड़े रहो। और इस पूरी बातचीत पर आखिरी मुहर लगाते हैं खुद वॉरेन बफे। वो कहते हैं, ज्यादातर निवेशकों के लिए स्टॉक्स में पैसा लगाने का सबसे अच्छा तरीका एक इंडेक्स फंड है जो बहुत कम फीस लेता है। अब जब दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर ये बात कह रहा हो, तो शायद हमें ध्यान से सुनना चाहिए। मान थापा के साथ AAA ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग देखने के लिए शुक्रिया।